वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान की कक्षा 12 के अध्याय 9 राजनीति, भारतीय राजनीति नए बदलाव का अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई प्रश्न इसमें परीक्षा में पूछे जाते हैं और जीके की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसमें विभिन्न जो प्रधानमंत्री रहे हुए भारत के उनके कार्यकाल के संबंध में भी काफी अच्छी जानकारी इसमें दी हुई है। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है 1990 का दशक। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालने वाले कुछ 5 प्रमुख बदलाव हुए। कौन कौन से बदलाव हुए? पहला बदलाव था 1989 यानी 89 में कांग्रेस चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण था 1990 में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। जैसे कि आपको पता है ओबीसी को आरक्षण के संबंध में मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू की थी उसके संबंध में यहाँ विस्तार से भी देखेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो बदलाव था वो है 1991 में नए आर्थिक सुधार लागू किए गए। और चौथा जो पॉइंट था 1992 में अयोध्या मुद्दा, बाबरी मस्जिद को डालने का जो मुद्दा था वो। और पांचवा था 1991 में राजीव गांधी की हत्या। ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट 1990 के दशक की घटनाएं थी जिन्होंने देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहरे प्रभाव डाला। तो एक एक को अपन डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। तो पहला था 1989 यानी 1989 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लेकिन किसी भी दूसरी पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। फलस्वरूप गठबंधन की सरकार बनी और इसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही और ये गठबंधन का दौर शुरू होने की जो शुरुआत थी ये यहाँ से हुई 1989 के चुनावों से। अगला जो पॉइंट था जैसा डिस्कस किया मंडल मुद्दा, ये क्या था? तो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान था और इस आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच में चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। तो ये मंडल मुद्दा भी काफी चर्चित रहा और कोर्स में भी काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, तो इसको आप जरूर देखें। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बहुदलीय शासन प्रणाली या गठबंधन का युग। जैसा कि आपको पता है 89 के बाद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो उसके बाद में गठबंधन का दौर शुरू हुआ। तो 89 के बाद में लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ और 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार में क्षेत्रीय पार्टियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और सरकार बनाने का निमंत्रण भी इसको मिला, लेकिन सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। और बाद में एक गठबंधन जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहा गया, एनडीए जिसको कहा गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए के अगुवा के रूप में भाजपा सत्ता में आई तथा मई 1998 से जून 1999 तक सत्ता में रही और अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार 1989 से शुरू गठबंधन की राजनीति का जो लंबा दौर चला और जिसके दौरान केंद्र में 11 सरकारें बनी। कौन कौन सी सरकारें बनी उसके बारे में पूरा आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो अल्पमत सरकार थी या गठबंधन सरकारें थी, इनकी विशेषता क्या थी? या तो अल्पमत थी, कुछ समय तक ही रही, कुछ साल या कुछ महीने रही, और या गठबंधन सरकारें थी, एक से अधिक दलों की मिलीजुली सरकारें थी। अब जो 2 इंपॉर्टेंट जो गठबंधन बने थे उनको अपन डिस्कस करते हैं। पहला है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कांग्रेस और उसकी अगुवाई में जितने भी दल उनके शामिल हुए, जिसमें अवाम मोर्चा ने भी समर्थन दिया। 2004 से 2009 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। तो कांग्रेस और उसके समर्थक दलों का जो भी गठबंधन था उसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा गया। तो इसके बाद में जो एनडीए है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको भी आगे देखेंगे। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में मैं कह रहा था वो बीजेपी यानी भाजपा और उसके समर्थक दलों का जो भी गठबंधन था उसको एनडीए कहा गया। तो यूपीए और एनडीए के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है हिंदुत्व या हिंदूपन। इस शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था और इस को परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय, उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया और कहने का तात्पर्य था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न केवल पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द था। दूसरा है गुजरात दंगे, ये भी इंपॉर्टेंट घटना है। फरवरी मार्च 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और गोधरा स्टेशन पर घटित एक घटना जो हिंसक घटना थी उसका तात्कालिक कारण बनी, जिसमें अयोध्या से आ रही ट्रेन की एक बोगी को जो कि कार सेवकों से भरी हुई थी उसमें आग लगा दी गई और जिसमें 57 व्यक्ति है वो जिंदा जलकर मर गए थे। उसके बाद में जो भी दंगे हुए वो गुजरात दंगे के नाम से प्रसिद्ध है। अगला जो है बामसेफ, हालांकि इसके बारे में पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। बामसेफ है 1978 में। बामसेफ यानी इसकी जो फुल फॉर्म है, तो ये आप देख लें कि ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछ सकते हैं। तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉयज फेडरेशन, यानी बैकवर्ड यानी पिछड़े और जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो क्लासेज के जो भी एम्प्लॉयज कर्मचारी थे उनका जो फेडरेशन था जिसको बामसेफ नाम दिया गया। उसका जो गठन है 1978 में हुआ और इस संगठन में बहुजन यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। तो ये बामसेफ हो गया। अगला हमारा जो पॉइंट है बहुजन समाज पार्टी।
तो बहुजन समाज पार्टी है। वाम सेब का जो परवर्ती विकास है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के रूप में हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और जिससे बाद में बहुजन पार्टी का उदय हुआ, यानी इसी से बहुजन पार्टी का समाज पार्टी का उदय हुआ, और जिसका नेतृत्व कांशीराम ने किया। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है उनको कांशीराम जी को माना जाता है। और बसपा ने अपने आरंभिक दौर में छोटी पार्टी के रूप में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल किया, परंतु सन 89 यानी 89 और 91 के चुनावों में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली, और जो मायावती थी उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी वो बनी, यानी सत्ता भी उनको मिली। तो इस तरीके से ये बहुजन समाजवादी पार्टी थी। अगला है बीपी मंडल। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी, तो मंडल आयोग के जो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता थे जिनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और इन्हीं के नाम को बीपी मंडल यानी शॉर्ट में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनके नाम को ही बीपी मंडल कहा गया। और इनकी अध्यक्षता में दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था और जिसको मंडल आयोग कहा गया, और जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिशें की, और जो मंडल मुद्दे के रूप में चर्चित रहा और राजनीति को काफी हद तक इसने प्रभावित भी किया। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जैसे पढ़ा हमने कि 89 के बाद में गठबंधन सरकारों का या जो भी कालीन सरकार है उनका दौर शुरू हुआ। इसमें कौन कौन से प्रधानमंत्री बने, कितना कार्यकाल रहा, तो सबसे पहले है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, दिसंबर 89 से नवंबर 90 तक, यानी काफी कम समय तक ये वाम मोर्चा और भाजपा के समर्थन से बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के ये प्रधानमंत्री रहे, और इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो ये वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उनके बाद में चंद्रशेखर नवंबर 90 से लेकर के जून 91 तक कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री रहे, युवा तुर्क भी इनको कहा जाता है। तो ये भी बलिया उत्तर प्रदेश से थे। अगले है पीवी नरसिम्हा राव, जिनको पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव इनका जो फुल फॉर्म था, और जून 91 से लेकर के मई 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कि आपको पता है मई 96 से जून 96 तक रहे, यानी कि 13 दिन की काफी कम अल्पसंख्यक दिनों की सरकार रही। उसके बाद में 14 मार्च 1998 से अक्टूबर 99 तक, यानी भी ये भी एक साल से कुछ ज्यादा ये सरकार चली। और उसके बाद में अक्टूबर 99 से 2004 तक जो कार्यकाल था, इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, अक्टूबर 99 से 2004 तक। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बारे में जानकारी थी। अगली जानकारी है हमारी, या अगले जो भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन थे, तो उनके बारे में एक बार और देख लेते हैं। एच.डी. देवेगौड़ा, अर्धन अली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा, यानी ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री बने। तो जून 1996 में से अप्रैल 97 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, और संयुक्त मोर्चा सरकार के रूप में इनका जो भी ये कार्यकाल रहा। उनके बाद में इंद्र कुमार गुजराल है, वो अप्रैल 97 से मार्च 98 तक, यानी काफी कम समय तक, 1 साल से भी इसमें कम समय तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे, और कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा सरकार के नेतृत्व में ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में है मनमोहन सिंह, जो पूर्व वित्त सचिव भी रहे हुए थे, और मई 2004 से लेकर के मई 14 तक, यानी 2 लगातार कार्यकाल तक, 5 यानी 10 साल तक के कार्यकाल तक देश के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो यूपीए के है उनके प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो भी गठबंधन था ये प्रधानमंत्री रहे। उनके बाद में अभी जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी, तो मई 2014 से वर्तमान तक, यानी इनका दूसरा कार्यकाल है, देश के लगातार प्रधानमंत्री है, दूसरा कार्यकाल है। और राजग यानी एनडीए गठबंधन से, एनडीए का मतलब हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसके ये मुखिया या प्रधानमंत्री है। तो ये प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी होगी। अब एक और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है बढ़ती सहमति, जो आपके कोर्स में दिया हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच में महत्वपूर्ण मसलों पर एक व्यापक सहमति है, जिसकी प्रमुख 4 बातें निम्न है। यानी व्यापक बढ़ती सहमति किन किन मुद्दों पे सभी दलों की, यानी ज्यादातर दलों के बीच में कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पे सहमति है। कौन कौन से है? पहला है नवीन सामाजिक नीति पर सहमति, यानी जितने भी राजनीतिक दल है वो नवीन आर्थिक जो नीति है, नवीन आर्थिक नीति इसको देखें, तो यानी जो ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी की जो है नीति, इसके सभी समर्थक है। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति सभी जो भी दल है वो स्वीकार करते हैं। देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति भी सभी दल मानते हैं। यानी देश की राजनीति में प्रांतीय जो क्षेत्रीय दल है, जैसे दक्षिण भारत में तो काफी हद तक क्षेत्रीय दलों का विशेष प्रभाव, खास करके तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है। तो इसको सभी देश के जो राजनीतिक दल है वो स्वीकार करते हैं और इसको मानते भी हैं, और इसीलिए गठबंधन सरकारों का दौर है वो काफी लंबे समय तक चला।
और चौथा है विचारधारा के स्थान पर कार्यसिद्धि पे बल और विचारधारागत सहमति के बिना राजनीतिक गठजोड़। तो ये भी एक वर्तमान में ज्यादातर दल मानते हैं कि विचारधारागत सहमति के बिना भी राजनीतिक गठबंधन हो रहे हैं और कई तरह के जो पार्टियां आपस में चुनाव के समय में एक दूसरे से चुनाव आपस में लड़ करके आती है और बाद में गठबंधन कर लेती है। तो इस तरीके से ये कुछ मुद्दे थे जिन पे व्यापक सहमति है। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए या सभी पार्टों के जो वीडियो है मेरे चैनल पे गत साल भी अपलोड किए थे, इस साल भी मैं इनको रिवाइज करके वापस अपलोड कर रहा हूँ। तो चैनल पे बने रहें, अधिक से अधिक वीडियो को अपने साथी जो भी विद्यार्थी जो कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं वो इनको देखें और उनको शेयर करें। और अगर आपका इस संबंध में कोई भी कमेंट हो या कुछ अलग तरीके का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।